अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्री महेश जी ने दिया, मैं उनका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, हमारा देश प्राचीन देश है, उसकी आदर्श सभ्यता, आदर्श संस्कृति, आदर्श परंपरा और उसकी श्रेष्ठता दुनिया में सबसे सर्वमान्य व्यवस्था का हिस्सा है और वही हमारी सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा हमें प्रेरणा देती है। अध्यक्ष जी, हम दुनिया को परिवार मानते हैं, दुनिया को बाजार मानने वाले लोग हमें तरह तरह के दायरे में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि सनातन परंपरा दुनिया को परिवार मानने वाले लोग हम हैं। उसका एक राजपक्ष भी है, एक शासन पक्ष भी है। सनातन परंपरा का शासन पक्ष का बहुत उज्जवल तस्वीर जिसके नेतृत्व में हम काम करते हैं अध्यक्ष जी, वो जीता जागता तस्वीर है। सनातन परंपरा का राजपक्ष का तस्वीर है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि वही सनातन परंपरा हमें प्रेरणा करती है रामानुजाचार्य के स्मृति को याद करने के लिए। वही सनातन परंपरा अध्यक्ष जी मुझे प्रेरणा करती है तीनकठिया कानून को समाप्त करके चंपारण के आंदोलन को नेतृत्व देने वाले बापू मोहनदास करमचंद गांधी के स्मृति को याद करने के लिए। अध्यक्ष जी, वही सनातन परंपरा हमें प्रेरित करती है संत रविदास के स्मृति को याद करने के लिए, और वही सनातन परंपरा हमको प्रेरित करती है सुभाष चंद्र बोस के स्मृति को याद करने के लिए। वही परंपरा हमें प्रेरित करती है अध्यक्ष जी, महान चिंतक उस सदन के सदस्य होते थे दत्तोपंत ठेंगड़ी के स्मृति को याद करने के लिए। वही परंपरा हमें आज प्रेरित करती है अध्यक्ष जी राम की मर्यादा को याद करने के लिए, कृष्ण के विवेक को याद करने के लिए और भूत भावन भोले बाबा शंकर के त्याग को याद करने के लिए। और यही समन्वय हमारी देश की भारत की सनातन परंपरा है। और इसी सनातन परंपरा को अध्यक्ष जी हम जब आगे लेकर बढ़ते हैं, शासन पक्ष के तरफ हम शासन पक्ष का संचालन उस तरह करते हैं, तो हमको कहा जाता है कि ये सांप्रदायिक दायरे में जीने वाले लोग हैं। अध्यक्ष जी, हम लोग सांप्रदायिक दायरे में जीने वाले लोग होते तो दुनिया को परिवार नहीं मानते। यह देश प्राचीन काल से 3 दर्शन को मानने वाला देश इसी देश में रहते हैं, 4 दर्शन के मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं। अध्यक्ष जी, ये कृषि प्रधान देश है, कृषि हमारी जीवन धारा है, हम उसके संवाहक हैं। कृषि और ऋषि की परंपरा है, प्रकृति और संस्कृति की परंपरा है, और सब मिल के सनातन परंपरा का निर्माण होता है, और सब मिलके ही सनातन परंपरा है। अध्यक्ष जी, जिस 4 दर्शन के मानने वाले लोग यहाँ देश में रहते हैं, उस 4 दर्शन की रचना किसने किया? उस 4 दर्शन की रचना मैं कह सकता हूं, ये किसान होने के नाते अध्यक्ष जी, उस 4 दर्शन की रचना इस देश में मानने वाले लोग हैं, उस 4 दर्शन की रचना चरवाहों ने की। एक है गीता का दर्शन, गीता के दर्शन की रचना किसने की? वो गाय का चरवाहा था, योगी राज कृष्ण था। कुरान की रचना किसने किया? मोहम्मद साहब ने किया, वो ऊंट का चरवाहा था। बाइबिल की रचना किसने किया? बाइबिल की रचना जिसने किया, ईसा मसीह ने किया, वो भेड़ का चरवाहा था। गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने किया? वो घोड़ा का चरवाहा था। मैं किसान हूं इसलिए इस बात को प्रमाणिकता के साथ कह रहा हूं कि 4 दर्शन के मानने वाले लोग यहां हैं अध्यक्ष जी, इसी देश में रहते हैं। तो सनातन परंपरा ही है कि उन देश को, उन लोगों को अपने यहां समाहित करती है। किसी तरह का नफरत नहीं। हमारे नेतृत्व पर नफरत के इल्जाम लगाए जाते हैं, वो इल्जाम लगाते हैं अध्यक्ष जी, वो आपके अधिकार की बात है। मैं बापू मोहनदास करमचंद गांधी को याद करता हूं, सुभाष चंद्र बोस को याद करता हूं, मोरारजी भाई देसाई को याद करता हूं, दत्तोपंत ठेंगड़ी को याद करता हूं, रामानुजाचार्य को याद करता हूं, संत कबीर को याद करता हूं, रविदास को याद करता हूं। केंद्रीय कक्ष में देखिए अध्यक्ष जी, सब
हमारे राजनेताओं की तस्वीर लगी है, वल्लभ भाई पटेल की भी तस्वीर लगी है, महामना मदन मोहन मालवीय की भी तस्वीर लगी है, मोरारजी भाई की भी तस्वीर लगी है, चौधरी चरण सिंह की भी तस्वीर लगी है, अंबेडकर की भी तस्वीर लगी है, इंदिरा गांधी की भी तस्वीर लगी है, जवाहरलाल नेहरू की भी तस्वीर लगी है, मोतीलाल नेहरू की भी तस्वीर लगी है, बाल गंगाधर तिलक की भी तस्वीर, बहुत से नेताओं की तस्वीर है। अध्यक्ष जी, वो आपके अधिकार क्षेत्र की बात है, मैं विनम्रता से प्रार्थना करता हूं, आप दिखवा लीजिए। तस्वीर के पीछे, नेहरू के तस्वीर के पीछे राष्ट्रीय ध्वज लगा, इंदिरा गांधी के तस्वीर के पीछे राष्ट्रीय ध्वज लगा है, राजीव गांधी के तस्वीर के साथ राष्ट्रीय ध्वज लगा है, और किसी राजनेता के साथ राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा। मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते, किसान होने के नाते इस बात पर मैं कह सकता हूं कि ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना करते हैं तो हमको लगता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने को खड़ा करते हैं, लगता है कि इन्हीं को ब्रह्मा ने केवल बनाया, हम लोगों को तो ब्रह्मा के कारिंदों ने बनाया। और मैं जानता हूं अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि वहां कुर्सी पर नरेंद्र भाई बैठे हैं तो इनकी पीड़ा क्या है, मैं इस बात को जानता हूं। मैं 1991 से इस संसद में बड़ा कम उम्र में एमपी हो गया था। वो चाहते हैं कि वहां मैं बैठूं नहीं तो मेरा कोई कारिंदा बैठे, लेकिन उनको जान लेना चाहिए, इसी हाउस में, इसी लोकसभा में जब उपचुनाव जीतकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आए थे तो समाजवाद के पाठ पढ़ने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं, कहते थे कि लोकतंत्र की ताकत को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र की वो ताकत है जो केवल राजा के ही कोख से राजा, राजा रानी के ही कोख से राजा नहीं पैदा होगा, मेहतरानी के भी कोख से राजा जरूर पैदा होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं अध्यक्ष जी, इस देश में दो तरह के लोग पैदा होते हैं, एक माई के कोख से पैदा होता है, माई के गोद में पलता है, और एक माई के कोख से पैदा होता है, दाई के गोद में पलता है। माई के कोख से पलने वाला, माई के गोद में पलने वाला, वो मां की ममता को जानता है, दुनिया के परिवार से ममता, दुनिया को परिवार की तरह ममता किस तरह किया जाता है वो जानता है। इसीलिए वो चिंता करता है 125 करोड़ आबादी की। जब हमारे देश, सुन लीजिए उसके बाद बहस करेगा, आप पर भी आता हूं, इतना मैं कमजोर नहीं हूं, बैठिए। जब देश की जनता के बारे में पूछते हैं लोग कि आपके प्रधानमंत्री क्या करते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती इसलिए है कि कहते हैं कि हम किसी के लिए नहीं कुछ करते, 125 करोड़ लोगों के लिए करते हैं। अब मुझे इस बात पर गर्व है कि जब नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कुछ लोगों ने पूछा था कि आप अल्पसंख्यकों के लिए क्या करते हो गुजरात में, तो नरेंद्र भाई ने कहा था कि मैं केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं करता हूं, गुजरात के करोड़ों लोगों के लिए करता हूं, और यही मेरी बस दुनिया को परिवार मानने की अवधारणा है। अध्यक्ष जी, हमारे देश के कृषि प्रधान देश में हम किसानों के लिए जो करते हैं, वो कहते हैं, करते हैं, वो दिखता है। कुछ लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में, उसके बाद आने वाले बजट में किसानों के लिए क्या किया। मुझे हैरानी होती है, मैं नहीं कहता हूं कि मैं किसान हूं तो मुझे ही किसान की बात करनी चाहिए। मैं किताब में किसान पढ़ते हैं, वो लोग भी किसान की बात करते हैं तो मैं खुश हो जाता हूं कि चलो किसान की बात तो करते हैं। लेकिन मुझे हैरानी होती है, ये जब किसान की बात करते हैं वो लोग जो धान, ज्वार, गेहूं, बाजरा और मक्का का पौधा नहीं पहचानते, वो नहीं जानते हैं कार्तिक के महीने में किस तरह की खेती होती है, वो नहीं जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में किस तरह की खेती होती है। अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री ने, उनके निर्देशन में पिछले साल 6 लाख तालाबों का निर्माण हुआ है। मैं अपने क्षेत्र में भी 60 तालाबों का निर्माण कराया। इस साल 10 लाख तालाबों का निर्माण हो रहा है मनरेगा के पैसे से। मनरेगा के पैसे से 10 लाख तालाबों का निर्माण हो रहा है। 4 लाख कंपोस्ट खाद के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। मनरेगा का पैसे का सदुपयोग हुए, मनरेगा के पैसे पर जांच कमीशन नहीं बनेगा। अध्यक्ष जी, पुरातन काल में, त्रेता में एक बार सूखा पड़ा था
तो ऋषि कृषि की परंपरा की जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, ऋषियों ने उस समय के जनक, राजा जनक को निर्देश दिया था कि जनक, आप तालाब खुदवाओगे, यज्ञ करोगे, वृष्टि होगी, हल चलाओगे, वृष्टि होगी और सृष्टि का संरक्षण होगा। उस समय के शासक जनक ने हल चलाया था, तालाब खुदवाया था, यज्ञ कराया था, वृष्टि हुई थी, सृष्टि का संरक्षण हुआ था। ये मेरे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख प्रमाणिकता के साथ। आज के प्रधानमंत्री के निर्देशन में हिंदुस्तान में 6.5 लाख तालाब पिछले साल बना, 10 लाख तालाब आने वाले दिनों में बनेगा। जल संरक्षण का काम, यही राजधर्म है अध्यक्ष जी, और यही हमारे लिए राष्ट्र धर्म है, और यही हमारे लिए राजनैतिक धर्म भी है। ये लोग नहीं समझ सकते, ये जानते नहीं है कि जल संरक्षण का काम इस देश का कितना। आज के दिन में अध्यक्ष जी जल संरक्षण का काम करते हैं, कंपोस्ट के खाद गड्ढे बनाते हैं। पहले बड़े लोग होते थे, वो तालाब खुदवाते थे। आज बड़े लोग होते हैं तो तालाब कर पटवा कर उस पर बड़ी बिल्डिंग तैयार करा देते हैं। अंतर यही है हमारे सोच में, उनके सोच में। अध्यक्ष जी, हमारे देश के किसानों के समृद्धि के लिए मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कृषि का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान। दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, रुहेलखंड का, सरयू का मैदान, बुंदेलखंड का मैदान। सबसे उपजाऊ दुनिया का मैदान है गंगा यमुना का मैदान, लेकिन आज सबसे कम उपज देता है। हम नहीं कहते हैं कि शासन सब कुछ हमको कर दे, लेकिन किसान जब रेवन्यू देता है तो अपेक्षा करता है कि हमको जितना भी हमारे समस्या का समाधान उस रेवन्यू के देने के कारण से होना चाहिए। हमारी केंद्र की सरकार ने उस मर्यादा को समझते हुए उत्तर प्रदेश को जितना योगदान किया है, हमारे पूर्व के वक्ता महेश जी ने जो कहा, उसका सदुपयोग इसलिए नहीं हुआ है कि उसमें अंकुश था कि कुछ करेंगे तो कुछ होगा, इसलिए नहीं किया। गंगा यमुना का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान अध्यक्ष जी, आज सबसे कम उपज देने के लिए बाध्य है। हमारे बगल का प्रदेश मध्य प्रदेश, जिस प्रदेश से आप भी आते हैं अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के तुलना में वहां की जमीन बहुत कम उपजाऊ है, लेकिन शासन के पक्ष ने मध्य प्रदेश के किसानों को उनके समस्या के समाधान के लिए इतना योगदान किया है अध्यक्ष जी कि आज मध्य प्रदेश देश का सबसे विकसित किसान का प्रदेश बन गया है। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर ठीक से ध्यान दिया जाता, शासन के पक्ष से 15 सालों में अगर ठीक से ध्यान दिया गया होता, तो उत्तर प्रदेश केवल देश का ही नहीं, आसपास के दुनिया के दूसरे देशों का भी खाद्यान्न, दूध और फल और सब्जी उपलब्ध करा सकता है। इस बात को मैं प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूं। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाएं किस तरह काम कर रही हैं, मैं आपको अपने बात के द्वारा बताना चाहता हूं। रेल, हर स्टेशनों का विकास हो रहा है। सड़क, हर जगह देखेंगे सड़क का निर्माण हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि केंद्र की योजनाएं वहां काम करे। प्रधानमंत्री सड़क योजना, अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव को खेत तक जोड़ने की योजना है। गांव से खेत की सड़क से जुड़ जाते हैं तो किसान की आवाजाही होती ज्यादा हो जाती है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि फिर खेत का उत्पादन बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, अध्यक्ष जी, सोलर के सिंचाई से जो योजना प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से बनी है, मैं खुद किसान हूं, मेरी आधी खेती सोलर सिंचाई से हो रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा धूप भारत में होता है। 45% लागत कम हो जाती है सोलर सिंचाई से खेती की लागत जब कम हो जाएगी तो किसान का उत्पादन का लाभकारी कीमत स्वयं मिलने लगेगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैं कह सकता हूं अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महंगी दवाइयां, जो गरीब बेचारा दवा खरीदने के पैसे के अभाव में मर जाता था, 100% दवाइयों का दाम कम हो गया है। मैं अपने क्षेत्र में गया, लोगों से पूछा, बहुत से गरीब परिश्रम की पसीने को बहाने वाले लोग से बात हुई। मैंने पूछा, प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं बताओ तो हमको। तो
हमारा क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र अगल बगल है। अध्यक्ष जी, आप आश्चर्य में होंगे, प्रधानमंत्री की एक बुढ़िया ने कहा, सांसद जी प्रधानमंत्री जी को जाकर बता दो कि आज मेरे मन में यह बात है कि मेरे बीच का आदमी देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा है। ये अंतर है उनके सोच में, हमारे सोच में। वो उसके मन में भरोसा है। आप जाकर देखिए प्रधानमंत्री जी की सभाओं में, जो चेहरे कभी चौधरी चरण सिंह के सभा में होते थे, कर्पूरी ठाकुर के सभा में होते थे, अटल जी के सभा में होते थे, चौधरी देवीलाल के सभा में होते थे, आज जो चेहरे प्रधानमंत्री जी के सभा में छाती तान के बैठते हैं, हाथ पर कंधे पर लाठी लेकर बैठते हैं और ये कहते हैं कि हमारे बीच का प्रधानमंत्री। ये है भरोसा। राजनीतिक क्षेत्र में जो भरोसा का संकट पैदा हुआ है अध्यक्ष जी, इस भरोसे के संकट को समाधान हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। मैं इस बात को कह सकता हूं। अध्यक्ष जी, एक बुंदेलखंड में अल्लाह में गीत गाया जाता है। अल्लाह को आप जानते हो, अल्लाह उदल का वो गीत गाया जाता है बुंदेलखंड में, बाप के बैरी से जो बदला ना लेवे वो बेटवा के जेबे के धिक्कार। बाप का दुश्मनी करने वाला, बाप का बैरी माने बाप से दुश्मनी करने वाला, वो अपने भाषा में कहते हैं बाप से दुश्मनी करने वाले लोगों से जो बेटा बदला ना ले उसके जीने का धिक्कार है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं अध्यक्ष जी, राजनीति देख रहा हूं। जिसके बाप जिन लोगों के द्वारा लाठी खाए, गोली खाए, जेल में बंद हुए, संघर्ष के आग से निकले, उनके बेटे आज उन लोगों से दोस्ती कर रहे हैं। फिर राजनीति में भरोसा का संकट कहां बचता, कहां बचता? यहां दलीय लोकतंत्र है अध्यक्ष जी, और दलीय लोकतंत्र में, दलीय राजनीति में राजनीति का संकट पैदा हो जाएगा और भरोसा का संकट पैदा हो जाएगा तो अध्यक्ष जी मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र पर भी संकट जरूर पैदा हो जाए। अध्यक्ष जी, दूध उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश और देश केंद्र की योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। मैं दूध पीने वाले लोगों में हूं। मैं जानता हूं दूध में औषधि ताकत कितनी होती है। वो लोग नहीं जानते हैं तो दूसरी चीज पीते हैं। हम लोग दूध पीने वाले हैं लोग, इसलिए जान सकते हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि दूध का उत्पादन देश में बढ़ा और बढ़ता ही जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने के निर्देशन में जो योजनाएं बनी है, दूध का उत्पादन बढ़ता ही जाएगा। दूध का उत्पादन जी इस देश का बढ़ता जाएगा तो कौशलेन जी याद रखना, बिहार में जो नशाबंदी का कानून बना है ना, देश में अब नशाबंदी का कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूध का उत्पादन बढ़ा दो, नशाबंदी के लिए कानून नहीं बनाना पड़ेगा। मैं जानता हूं, आप वेद के ऋचाओं में उठा कर देखो, दूध पीने वाला कभी भी नशा के नजदीक नहीं जाता। इसके लिए कानून बनाने की जरूरत क्या है? कानून बनेगा, ठीक है, कानून बनाने वाले का काम है, दूध पियो, नशा के पास नहीं जाओगे। अध्यक्ष जी, किसान पेंशन की योजना, कारखाने में काम करने वाले, सेना में काम करने वाले, कचहरी में काम करने वाले, अस्पताल में काम करने वाले जब अवकाश प्राप्त करते हैं तो उनको जमा राशि भी मिलती है, उनको पेंशन भी मिलता है। लेकिन किसान लोगों को जीने के लिए अनाज पैदा करता है, दूध पैदा करता है, घी पैदा करता है, फल पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है। 60 वर्ष के बाद आज तक उसकी कोई चिंता नहीं किया था। लेकिन इस देश की पहली सरकार है और पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई हैं जो किसानों की पेंशन की योजना बनाए हैं, यह कह के कि वो किसान भी राष्ट्रीय काम जरूर करता है। अध्यक्ष जी, बाद में तोरा के बता दे, चुप भाई। अरे भाई बोल, हाला मत प्लीज। उन्नत बीज, अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के निर्देशन में नीम कोटेड यूरिया, हमारे संसदीय कार्य मंत्री और उर्वरक मंत्री भी हैं, उनके मंत्रालय ने नीम कोटेड यूरिया, हमारे कृषि मंत्री जी भी उपस्थित हैं, नीम कोटेड यूरिया बनी। कीटनाशक केमिकल दवाओं के कारण से रोग होते थे,
हम लोग सांसद हैं, हर महीने में 35 से 40 लोगों को किडनी की और कैंसर की चिट्ठी लिखनी होती है। वो कैसे? केमिकल कीटनाशक के प्रयोग से पैदा होने वाले अनाज किडनी के और कैंसर के रोग पैदा करते हैं। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन शुरू किया है। नीम अपने आप में कीटनाशक होता है। किसान नीम उत्पादन करते हैं। किसानों के उत्पादन नीम को खरीद के यूरिया का तस्करी बंद हो गया है और नीम कोटेड यूरिया से अध्यक्ष जी कीटनाशक केमिकल का उपयोग बंद हो गया। कीटनाशक केमिकल के उपयोग बंद हो जाने से नीम स्वयं में प्राकृतिक तौर पर कीटनाशक है, इसलिए अब रोग और केमिकल कीटनाशक के प्रयोग होने वाले रोगियों की क्षमता घट जाएगी, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया से खेती का उत्पादन भी बढ़ेगा और कीटनाशक का प्रयोग भी करना बंद हो जाएगा। अध्यक्ष जी, किसानों की जानकारी के लिए सरकार ने किसान चैनल शुरू किया। हर किसान चैनल की तरफदारी से देखता रहता है। किसानों के कार्यक्रमों को, किसानों की खेती के काम को, कितनी गहराई में जोत किसके धान के लिए होगी, कितनी गेहूं के लिए होगी, कितने चने के लिए होगी, कितने तिलहन के लिए होगी। ये किसान चैनल किसानों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार ने किसानों को जानकारी देने के लिए किया है। अध्यक्ष जी, हमारे देश में दलहन की खपत बहुत है। दाल भोजन का एक प्रमुख हिस्सा होता है, लेकिन आप जरूर जानते होंगे और जानकर संसद को हैरानी होगी कि पिछली सरकारों ने 36 लाख करोड़ रुपया विदेशी कंपनियों को ब्राजील में दलहन की खेती करने के लिए दिया था। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 950 रुपए 850 रुपए कुंटल प्रोत्साहन राशि देकर दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान को प्रेरित किया है और रबी के फसल में खेती का दलहन का रकबा और तिलहन का रकबा बढ़ा है, क्योंकि दलहन के लिए और तिलहन के लिए भी हमारी सरकार ने प्रोत्साहन राशि किसानों को दिया है। मैं आता हूं, जो लोग कहते हैं कि नोटबंदी के बाद किसानों को बहुत परेशानी हुई, यहां बैठे हुए लोगों से मैं चुनौती देता हूं, जिसको भी कहना है आप अपने मंच पर मुझे बुलाइए, मैं नोटबंदी के बाद बहस करने के लिए तैयार हूं, किसान हूं। मुझे तो केवल अपने पार्टी में जिसमें मैं काम करता हूं उस अध्यक्ष से केवल अनुमति लेनी होगी कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हमको बुलाए हैं, सोशलिस्ट पार्टी के लोग बुलाए हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग बुलाए हैं नोटबंदी पर बहस करने के लिए। मैं किसान हूं, मैं जानता हूं। अध्यक्ष जी, 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। 8 नवंबर के पहले 22 अक्टूबर से दलहन की खेती रबी की शुरू हो जाती है और वो 30 अक्टूबर या 2 नवंबर तक समाप्त हो जाती है दलहन और तिलहन की खेती। 45% रबी में दलहन और तिलहन की खेती होती है। यहाँ किसान लोग बैठे हैं, क्यों? हुक्म दे भाई। 45% खेती और दलहन की और तिलहन की होती है। 45% खत्म, खेती हो गई। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हुआ। गेहूं की खेती मौसम के अनुकूलता के कारण से सिंचाई करके नहीं करनी पड़ी जहां गेहूं की खेती होती है। ऐसे केरल की खेती, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की अलग अलग तरह की खेती है, वहां दोनों फसल धान की होती है। हमारे यहाँ एक फसल धान की होती है, गेहूं की होती है, चना की, सरसों की, आलू की, अलग अलग तरह की खेती होती है। 8 नवंबर को घोषणा हुआ, गेहूं की फसल बुआई शुरू हुई। जब मुंह से भाप निकलते हैं, थोड़े ठंडी होने लगती है तो गेहूं की बुआई शुरू होती है। गेहूं की बुआई शुरू हुई, गेहूं की बुआई हो गई, अब सिंचाई हो रहा है। सिंचाई सोलर से हो रहे हैं, नहर से हो रहे हैं, बिजली से हो रहे हैं। उसकी प्रतिशत आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। महेश जी ने कुछ बात को उद्धृत किया। आप बताइए अध्यक्ष जी, किसानों को जब नोटबंदी के बाद अगर तकलीफ थे तो रबी का रकबा खेती का कैसे बढ़ गया? दलहन का रकबा कैसे बढ़ गया? तिलहन का रकबा कैसे बढ़ गया? गेहूं का रकबा कैसे बढ़ गया? आलू का रकबा कैसे बढ़ गया? लहसुन का, प्याज का रकबा कैसे बढ़ गया? इसीलिए मैं अध्यक्ष जी कहता हूं कि किसान केवल किताब में मत पढ़ो, खेत खलिहान और मेड़ पर भी जाकर देखो किसानी कैसे होती है, और नहीं तो बीरेंद्र सिंह मस्त से पूछ लो, बता देगा वो। उसके लिए फीस नहीं लेगा, मैं प्रधानमंत्री मंत्री जी से अनुमति ले लूंगा, इनको सिखा दूं किसानी, तो कहेंगे बता दो भाई, तो ये अनुमति दे देंगे। अध्यक्ष जी,
हम कहां तक किसानी के बारे में सोचते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं अध्यक्ष जी, वो कालीन का क्षेत्र है। 10,000 करोड़ रुपए के कालीन का निर्यात होता है। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी कालीन का निर्माण होता है। वो बनारसी साड़ी बनती है रेशम से, कालीन बनता है अध्यक्ष जी ऊन से। हम लोग जितने लोग ऊन पहने हैं, वो भेड़ के बाल के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं होती है जिससे ऊन बनते हैं। भेड़ के बाल से ही ऊन बनता है और कोई चीज नहीं। रेशम बनते हैं रेशम पैदा करने वाले किसानों से। अभी तक हम कालीन के उत्पादन में 20,000 करोड़ रुपए के कालीन का निर्यात होता है दुनिया के दूसरे देश में। अभी तक हम कालीन के बारे में चिंता करते थे अध्यक्ष जी, तो बुनकरों की चिंता करते थे, आयातक की चिंता करते थे, निर्यातक की चिंता करते थे। पहली बार इस सवाल को मैंने उठाया कि आखिर कालीन बनता है, ऊन के कपड़े बनते हैं, उसका रॉ मटेरियल कौन बनाता है? उसका रॉ मटेरियल पैदा करता है भेड़ पालक किसान, भेड़ पालन करने वाले किसान। मैंने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के मीटिंग में मैंने कहा कि हम बुनकरों की चिंता करें, निर्यातक की चिंता करें, आयातक की चिंता करें, लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल पैदा करता है भेड़ पालक किसानों की भी चिंता हमको जरूर करना चाहिए और उसके प्रोत्साहन के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी भारत सरकार भेड़ पालक किसानों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था की है। रेशम, भारी मात्रा में रेशम का तस्करी हो रहा है। रेशम पालक किसानों के प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार ने काम शुरू किया है। अध्यक्ष जी, हम वहां तक सोचते हैं, हमने दलहन की बात बताई, हम भेड़ पालक किसान की बात बताई, हमने रेशम पालक किसान की मुद्रा योजना शुरू हुई है। कारीगर जो खेत में गांव में काम करते हैं वो पुश्तैनी काम करते हैं। बढ़ई काम करता है लकड़ी का, लोहार काम करता है लोहा का, बारी काम करता है पत्तल का, धोबी काम करता है कपड़ा का, नाई काम करता है बाल सैलून का। ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले कारीगरों को मुद्रा योजना से पैसा मिले हैं और उसने अपने छोटे काम को विस्तृत योजना, अपने काम के विस्तार दिया है और विस्तार को आगे बढ़ाया है। ये नहीं समझ सकते क्योंकि वहां उनकी चिंता नहीं है, वहां उनकी चिंता वहां रहती है। ये नहीं समझ सकते और इसीलिए मैं कहता हूं अध्यक्ष जी कि राजनीति में संकट भरोसा क्यों पैदा हुआ है। हम कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, दिखता है कुछ। हमने भ्रष्टाचार के, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब संग्राम छेड़ा नोटबंदी को, तो हमसे लोगों ने पूछा कि नोटबंदी से क्या हुआ। हम कहें नोटबंदी से तो बहुत लाभ हुआ। तो पूछे कि वीरेंद्र सिंह तुम्हारा क्या लाभ हुआ। हम कहें कि मेरा लाभ तो किसान का हुआ कि मेरे खेती के रकबे में बढ़ोतरी हो गई। जो खेती सिंचाई से करनी होती है अब सिंचाई नहीं करनी पड़ी, एक सिंचाई में गेहूं हो जाए। और सबसे बड़ा लाभ इस देश में हुआ अध्यक्ष जी, ये सदन सुनकर हैरान हो जाएगा, मेरे समझ से ये लोग नहीं सोच सकते हैं कि फिजूल खर्ची तो बिल्कुल बंद हो गई। और यह फैसला शास्त्र सम्मत हुआ अध्यक्ष जी। अपने शास्त्र ने हमको, हमारे शास्त्र से चलने वाली अपनी सनातन परंपरा ने हमें निर्देशित किया है कि भारत के समाज को अपव्ययी नहीं होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, कृपण भी नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है नोटबंदी का, वो शास्त्र सम्मत है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, 1000 बार आपको मैं सलाम करता हूं। ऐसे ही आगे बढ़ते चलिए। देश को सनातन परंपरा का शासन पक्ष की आप तस्वीर है। अध्यक्ष जी, काशी के प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। काशी एक तरह से पूरा देश है, दुनिया के देश के हर लोग रहते हैं, हम वहीं पढ़े। बहुत खुशी होगी इस सदन को। वहां एक परंपरा है, कुश्ती की परंपरा। मैं कुश्ती का खिलाड़ी, 134 व्यायामशाला, कुश्ती का व्यायामशाला प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। और वहां जाकर देखिए, नौजवान पट्टे रोज वहां अभ्यास करते हैं। इनसे पूछिए कभी व्यायामशाला के बारे में सोचे हो? इनका काम है ही नहीं है, ये सोच ही नहीं सकते। ये तो तैयार हैं। हम तो अध्यक्ष जी कभी फिल्म देखे नहीं है, पढ़ते समय भी कभी फिल्म नहीं देखा हूं। उससे कोई अब नफरत नहीं है, हेमा जी अन्यथा मत लीजिएगा। हमको फिल्म से कोई नफरत नहीं, लेकिन किसान हूं, मेरे मन में नहीं है फिल्म देखने का। लेकिन मैं देखा लखनऊ में 2 नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे। हम गए थे एक दिन
किसानों के बारे में कुछ बात करनी थी लखनऊ में। तो हमसे लोगों ने पूछा ये क्या हो रहा है, तो हमने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है भाई, हम तो किसान हैं, हमको लग रहा है कि फिल्म की शूटिंग हो रही है। और ये लोग, एक मैं छात्र जीवन में गीत हमारे छात्र बिरला हॉस्टल में रहता था, गाते थे, हम न तुझे नजर नहीं आवे चल दरिया में डूब जा, हम न तुम्हें नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जा। ये दोनों नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले उसी तरह का एक्शन कर रहे थे कि हम तुम्हें न नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जा। ये राजनीतिक क्षेत्र में भरोसे का संकट है अध्यक्ष, ये संकट राजनीतिक क्षेत्र में हमने प्रेरणा ली है। क्यों हंस रहे भाई? राजनीतिक क्षेत्र में हमने प्रेरणा ली है गांधी से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, दत्तोपंत ठेंगड़ी से, वर्तमान में हम प्रेरणा ले रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी से। ये राजनीति का आदर्श है। हम अध्यक्ष जी कभी किसी की शिकायत की बात नहीं करते हैं, मैं जो समझता हूं वो कहता हूं, बेबाकी से कहता हूं। इसलिए अध्यक्ष जी मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमारे देश में, काशी में, ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा, कृष्ण के विवेक और शंकर के भूत भावन भोले बाबा शंकर के त्याग का समन्वय का ये देश परंपरा का निर्वाह करता है। काशी में संत रविदास, हम उसके जन्मस्थान के भी विकास की चिंता किए हैं, विकास हो रहा है। अभी कबीर के जन्मस्थल को विकास की बात कर रहे थे, हमने उसकी भी चिंता की है। हम नहीं सोचते हैं कि ये हमारे विचारों से सहमत है कि नहीं सहमत है, हमको प्रेरित करते हैं। हम नील के किसान के आंदोलन, तिनकठिया कानून को समाप्त करने वाले बापू मोहनदास करमचंद गांधी की स्मृति को याद करते हैं, तो हम सहजानंद सरस्वती किसान के आंदोलन, बिहार के सहजानंद सरस्वती की भी याद करते हैं। हम अवध किसान आंदोलन के बाबा रामचंद्र को याद करते हैं, तो वल्लभ भाई पटेल के बारदोली किसान आंदोलन को भी याद करते हैं। हम चौधरी चरण सिंह के किसानों के काम की प्रशंसा भी करते हैं। हम प्रशंसा करते हैं चौधरी देवीलाल के भी किसानों के काम की प्रशंसा करते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी संकट यह है कि हम कुछ करते हैं, हम तीर्थराज प्रयाग के विकास की बात करते हैं, हम वहाँ के कटासराज निषादराज के मंदिर के विकास की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये तो सांप्रदायिक लोग हैं। हम सनातन परंपरा के आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसी के साथ चलने की कोशिश करते हैं, हम उसके संवाहक हैं और उसके परंपरा को राजनीतिक क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में बढ़ाने का काम करते हैं, तो कहते हैं सांप्रदायिक। हम सांप्रदायिक होते तो चार दर्शन के मानने वाले लोग इस देश में एक साथ कैसे रहते? हम अगर सांप्रदायिक होते तो चार दर्शन की रचना करने वाले लोगों को हम कैसे कहते कि चरवाहा है? हम समाज में दुनिया को परिवार मानने वाले लोग हैं, इसलिए नफरत की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोग अध्यक्ष जी हमारे उत्तर प्रदेश से भी बहुत, हमारे भदोही से भी बहुत, बनारस से भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। मैं पूछता हूं कि वहां भारत माता को गाली देने पर ज्यादा नंबर मिलते हैं क्या तुम लोग? हम ही अपने देश के मातृभूमि को मां कहते हैं, दुनिया के दूसरे देश में मां नहीं कहते। इसीलिए हम इस देश के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की चिंता करते हैं और उसी चिंता को आगे, उसी समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। सामाजिक क्षेत्र का एक हिस्सा होता है अध्यक्ष जी परिवार। दुनिया के दूसरे देश में परिवार नहीं होते, परिवार की संस्था हमारे ही देश में है। बाजार के असर में परिवार टूट रहे हैं। राष्ट्र की पहली इकाई होती है परिवार अध्यक्ष जी, परिवार टूटने के बाद हर तरह से पतन हो जाता है परिवार का, आर्थिक पतन, सामाजिक पतन, राजनीतिक पतन, सांस्कृतिक पतन। लेकिन परिवार में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर, मुद्रा योजना से महिलाओं को राष्ट्रीय झंडा निर्माण करने की योजना बनाकर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर परिवार को टूटने से बचाने के लिए, परिवार को टूटने से बचाने के लिए हमने जो कोशिश की है, ऐतिहासिक कोशिश है अध्यक्ष जी। और परिवार टूटता है तो मैं नहीं समझ सकता हूं कि देश को कैसे बचाया जा सके। यहीं बैठते थे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, एक बार उन्होंने भाषण दिया था, जब गरीबों का दिल टूटता है तो देश को टूटने का खतरा पैदा हो जाता है।
हमारी वैचारिक कई तरह की असहमति चंद्रशेखर जी से हो सकती है। हमारे साथ स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने काम किया है, लेकिन गरीबों के दिल को टूटने से बचाने के लिए, गरीबों का दिल जब टूटता है तो देश टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। गरीबों के दिल को टूटने से बचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने जो कदम उठाया है, वो गरीबों के दिल इतने मजबूत हो गए हैं कि वही छाती तान के कहते हैं कि मेरी 56 इंच की छाती मेरी है, वही कहते हैं। इसलिए गरीबों को लगता है कि हमारे बीच का प्रधानमंत्री, किसानों को लगता है कि हमारे बीच का प्रधानमंत्री है, परिश्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले लोगों को लगता है कि हमारे बीच का प्रधानमंत्री है। हम किसान हैं, इस बात को महसूस करते हैं। और जिसको भी मैं चुनौती देता हूं, जिसको भी किसान के विषय पर बहस करनी है, नोटबंदी के सवाल पर मुझसे बहस कर सकता है, मैं उसको उत्तर दे सकता हूं। अध्यक्ष जी जानते हैं, जल लूटने वाले, जंगल लूटने वाले, जमीन लूटने वाले, जन लूटने वाले, एक ऐसा आवारा पूंजी कमाने वाला नवदौलतिया गांव गांव में पैदा हो गया है। बड़की बड़की गाड़ी लेकर चलता है, 10 बंदूक ले लेता है। हम लोग तो कभी कोई सिक्योरिटी भी नहीं लिए, तीसरी बार सांसद जाता है। लखनऊ में एक हाथी का मेला लगता है, वहां से हाथी का पर्ची खरीद ले आता है। हाथी का पर्ची खरीद ले आता है, थोड़े दिन के बाद एमएलए भी हो जाता है पैसा देकर। पहले तो सोनपुर में हाथी का मेला लगता था, बिहार में। जब जन लूटने वाले, जंगल लूटने वाले, जमीन लूटने वालों के जेब में जो पैसा हुआ 1000 रुपये का, 500 रुपये का, तो एक हाथी का मेला लखनऊ में लगने लगा। लेकिन सोनपुर के मेले में और लखनऊ के मेले में बहुत बुनियादी अंतर है अध्यक्ष जी। सोनपुर का मेला का मालिक जब पर्ची काट देता था तो हाथी का मालिक हो जाता था किसान। लखनऊ के मेले में, जब लखनऊ के मेले के मलिकाइन जब पर्ची काटते हैं, उधर से बड़की गाड़ी वाला आता है जौनपुर सुल्तानपुर तक, हुकुमदेव भाई, तब तक फोन आता है कि तुम हाथी के मालिक नहीं रहे, दूसरा हाथी का मालिक हो गया, क्योंकि बोली लग गई दूसरी, बस फिर वो लौट जाता है। लेकिन अध्यक्ष जी 8 नवंबर के बाद जब से 1000 और 500 रुपए का नोट का बंदी का फैसला हुआ, लखनऊ का हाथी का मेला उजड़ के फिर से सोनपुर में चला गया। यह है राजनीतिक क्षेत्र में भरोसे का संकट। और संकट के समाधान के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जब तक भरोसे का संकट रहेगा, लोकतंत्र पर संकट हमेशा रहेगा। इसलिए अध्यक्ष जी, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और देश के आगे बढ़ाने के लिए, किसानों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में महेश जी ने अपने संवाद किए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, मैं किसान होने के नाते कह सकता हूं कि किसानों की आर्थिक समृद्धि 2022 में दुगनी नहीं तिगनी हो जाएगी। इस बात को मैं कह सकता हूं। अध्यक्ष जी, मैं इन लोगों से निवेदन करूंगा, कुछ बात पर अगर असहमत नहीं होंगे तो लोकतंत्र की आत्मा मर जाएगी। असहमति करिए, लेकिन उल्टा पढ़ाइन जैसा मत बनिए। उल्टा पढ़ाइन जानते हैं क्या? भोजपुरी का कुछ भी कहेंगे तो उल्टे बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे तो उल्टे बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे तो उल्टे बोलेंगे। वही है उल्टा पढ़ाइन। उल्टा पढ़ाइन वाला काम छोड़ दीजिए, उन लोगों को बताइए उल्टा पढ़ाइन मत बनो। लोकतंत्र में असहमति तो होती ही है, होनी ही चाहिए। टू अपोज इज डेमोक्रेसी। अगर लोकतंत्र में अपोज नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कहां रहेगी? हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते भी हैं। लेकिन आपको लगता है, कौशलेन जी, हीन भावना से मत जियो, ये मत जानो कि वही लोग प्रधानमंत्री वहां बैठने वाले हैं। लोहिया जी के किताब को पढ़ो, दीनदयाल जी क्यों उनके साथ सरोकार किए था ये पढ़ो। हम तो किसान हैं, ढेर पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। सुना इसलिए हाँ जी, वीरेन जी स्पीकर क्या बन जाएगा? हाँ, मैं बताता हूँ आप क्या बन जाएंगे, अभी बताता हूँ। अध्यक्ष जी, नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार मिटाने का जो कार्यक्रम शुरू किया प्रधानमंत्री ने, देश के सामने वादा किया था, वो कहते नहीं है, करते हो दिखता है। बंगाल में दिखा ना। अभी चिंता मत करिए, आप भी उसी में आने वाले हैं। मैं गया था
1470 रुपए किसान का दाम, धान का दाम। बैठिए, 14, बैठो बैठो, पहले मेरी बात सुन लेना। 1470 रुपए के, अरे बैठो, 1400, बैठो, अच्छा बैठो। 1470 रुपए, 1470 रुपए धान का दाम तय किया था। मैं बंगाल में गया था, किसानों ने 1000 रुपए कुंटल धान खरीदने के लिए विवश किया। 1000 रुपए कुंटल धान बेचने के लिए किसान वहां बंगाल में विवश हैं। उत्तर प्रदेश में वही हाल है। 1470 रुपए केंद्र सरकार ने तय किया है। सरकार से संबंधित लोग किसान खरीदने वाली कंपनी से मिलकर 1000 रुपए कुंटल धान बेचने पर किसान को मजबूर कर रहे हैं। इसलिए मैं अध्यक्ष जी कह रहा हूं, भ्रष्टाचार के विरोध में चलने वाला ये कार्यक्रम 109 करोड़ रुपया एक हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का पकड़ा गया। चू कोई नहीं किया, कोई चू नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी मद्रास का, हम तमिलनाडु का पकड़ा गया, कोई चू नहीं किया। बंगाल में, अपने उत्तर प्रदेश में बैंक के कितने अधिकारियों ने गड़बड़ किया, पकड़े गए, जेल में गए, कोई चू नहीं किया। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं कह सकता हूं, आपके समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं इस बात को फिर दोहराता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप इस देश को स्वाभिमानी देश बनाने के लिए, स्वावलंबी देश बनाने के लिए, सबल देश बनाने के लिए, किसान परस्त देश बनाने के लिए, भारत परस्त देश बनाने के लिए जो कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इस देश का 82% किसान आपके साथ होगा और बाकी लोग भी आपके साथ जरूर रहेंगे। आगे बढ़ते रहिए, पूरा देश आपके साथ रहेगा। मैं आपको बार बार सलाम करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। धन्यवाद।